हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आपका यूनुस सर आपके अपने चैनल अदनान इंस्टीट्यूट एमपी में आज लेकर आए हैं आपकी एनसीईआरटी इंग्लिश बुक क्लास 10th से आपकी बिहेव फर्स्ट फ्लाइट बुक यूनिट फर्स्ट पार्ट नंबर 2 डस्ट ऑफ स्नो। अभी पिछले वीडियो में हमने पढ़ा लेटर टू गॉड एंड उसके क्वेश्चन आंसर। आज हम पढ़ते हैं डस्ट ऑफ स्नो। जैसा कि इसके नाम से ही मालूम चल रहा है, बर्फ की धूल। धूल तो आप समझ सकते हैं, धूल जो डस्ट उड़ती हुई है आपके मिट्टी वगैरह में, लेकिन यह बर्फ की धूल है। अब यह बर्फ की धूल कैसे हो सकती है, इस पार्ट के बारे में अपन समझते हैं। इसमें आप यो जो इसका बैकग्राउंड इसका देख रहे हैं, देखिए डस्ट डस्ट दिख रही है। द वे लेसन कहता है आपसे, द वे आ क्रो सूक डाउन मी। क्या होता है कि जो कवि हैं, इस पाठ के बारे में पहले अपन चर्चा कर लेते हैं। कवि थके मांदे या परेशान होकर किसी पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। तो किसी पेड़ के नीचे से मतलब है वह किसी भी पेड़ के नीचे बैठ सकते, लेकिन उस दिन वह कहां बैठे थे? एक हेमलॉक ट्री के नीचे। हेमलॉक एक पेड़ है जो कि एक गलत संदेश देने वाला पेड़ है। मनहूस 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 किस्म का पेड़ है, उसके नीचे बैठे होते हैं। तो एक कौवा आता है, उनके ऊपर पेड़ की डाल में बैठता है और कुछ डस्ट उनके ऊपर गिरा देता है। ऐसी कुछ कहानी है, आप देखते हैं उसमें क्या होता है। द वे आ क्रो, रास्ते में या कि उस समय एक क्रो आता है, शूक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर गिरा देता है। क्या? अब देखते हैं। द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। यहां से अपन पढ़ना शुरू करते हैं पोएम को। फ्रॉम आ हेमलॉक ट्री, जो हेमलॉक का पेड़ होता है, अपन कह सकते हैं मान लीजिए धतूरा का पेड़ जो किसी काम का नहीं। एक हेमलॉक जो ट्री होता है, उसके ऊपर एक कौवा आकर के बैठ जाता है। एक कौवा आकर उस पेड़ के ऊपर बैठ जाता है, शूक डाउन। और जब उस जगह की बात है कि वहां पर बहुत सी बर्फ गिर रही होती है, तो पेड़ की शाखा में या डाली में कौवा बैठता है और सूक डाउन हिलाता है। द वे आ क्रो, कौवा बैठता है, सूक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर गिराता है। द वे क्रो, क्या? डस्ट ऑफ स्नो, स्नो की यानी कि बर्फ की डस्ट को गिराता है। कवि परेशान हाल बैठा होता है, पेड़ के नीचे आराम से बैठा होता है, और एक कौवा आता है पेड़ के ऊपर चढ़ता है, उड़ करके कहीं से आता है, बैठता है और वह पेड़ की डाली को हिलाता है या अपने आप में फड़फड़ाता है। कौवे के ऊपर कुछ डस्ट बर्फ की गिर जाती है। अगली लाइन, हैज गिवन माई हार्ट, यह मेरे दिल पर एक गहरा प्रभाव छोड़ती है। जो डस्ट गिरती है उसकी स्नो की यानी कि बर्फ की, अ चेंज ऑफ मूड, और चेंज कर देती है, बदल देती है मेरा मूड, मेरा दिमाग। दिमाग मतलब जो मेरी मानसिकता है, मेरी मानसिकता को वह बर्फ जो गिरती है मेरी मानसिकता बदल जाती है। कौन कहता है ऐसा? कवि कहता है। कवि ने और क्या बोला? एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे हैड र्यूड, जो मेरा दिन था, आ डे सॉरी सम पार्ट, जो कुछ पार्ट था, कुछ समय था मेरे दिन का, हैड र्यूड मतलब एक संकोच वश जो गुजरने वाला था, र्यूड गुजरने वाला था, एक आत्मग्लानि से भरा हुआ दिन गुजरने वाला था। चेंज ऑफ मूड, मेरा दिन बदल देता है। सेव, मेरे दिन को सही कर देता है। क्या होता है कौवे के साथ, एक बार और देख लेते हैं बहुत संक्षिप्त में।
द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर कौवा आता है। डस्ट ऑफ स्नो, एक स्नो यानी कि बर्फ की डस्ट, धूल मेरे ऊपर या धूल जैसी बर्फ मेरे ऊपर गिरा देता है। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री से, हेमलॉक पेड़ से। हैज गिवन माई हार्ट, जो मेरे दिल में एक गहरा प्रभाव छोड़ता है। ए चेंज ऑफ मूड, मेरा मूड बदल जाता है, मेरा मानसिकता मेरी बदल जाती है। एंड सेव सम पार्ट, और मैं बचा ले जाता हूं, जो अपना दिन पूरा खराब होने वाला होता है उसको मैं बचा लेता हूं। ऑफ अ डे आई हैड व्यूड, जो मेरी हेल इन रिग्रेट, रिग्रेट होकर के, जो परेशान होकर आत्मग्लानि से भरा हुआ जो दिन होने वाला है उसको मैं बचा लेता हूं। इसके लिए कुछ पंक्तियां यदि आपको अच्छी लगे तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बर्फ की धूल ने कुछ ऐसा असर कर डाला, बर्फ की कुछ धूल ने एक ऐसा असर कर डाला कि दिल के मेरे सारे बोझ को हल्का कर डाला। बर्फ की ये जो धूल थी, डस्ट थी, कौवे की उस फड़फड़ाहट ने, जो कौवे ने पेड़ हिलाया या अपने पंख फड़फड़ाए, कौवे की उस फड़फड़ाहट ने मेरा मन बदल डाला। कौवे की उस फड़फड़ाहट ने मेरा मन बदल डाला। और पेड़ से गिरी बर्फ की बूंदों ने, पेड़ सी गिरी हुई बर्फ की कुछ बूंदों ने मेरी रात को सवेरा कर डाला, मेरी रात को सवेरा कर डाला। जो बात इंसान ना समझा सके, जो बात इंसान ना समझा सके, वो एक पक्षी, एक कौवे ने मुझे समझा डाला। और यह कविता आपके लिए इस पंक्तियां लेकर के आती है, ये समझाती है कि कभी जो उदासी से घिरे हुए होते हैं, कभी जो उदासी से घिरे हुए होते हैं, उनको एक पल के चमत्कार में कुछ ऐसा हो जाता है, उनके एक पल के चमत्कार में कुछ ऐसा हो जाता है कि छोटी सी बात भी हमारा मन सही कर देती है। छोटी सी भी एक बात हमारा मन सही कर देती है। तो ये पंक्तियां आप एक अंदाज लगा सकते हैं ये पाठ क्या है। हेमलॉक प्लांट है, इसके बारे में अपन क्वेश्चन आंसर भी साथ में ही करते हुए चलते हैं, क्योंकि छोटी सी पोएम है 2-4 मिनट की, इसको अपन सॉल्व करेंगे। आप आराम से इस वीडियो को देखते रहें। यहां पर ग्लोसरी दिया गया है क्या आपका, हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ए पॉइजनस प्लांट विद स्मॉल व्हाइट फ्लावर्स, एक पॉइजनस प्लांट है। ऐसा इस प्रकार से मान लीजिए, जो चित्र बैकग्राउंड में आपको दिख रहा है, एक प्लांट है, पौधा है, ये बच्ची खड़ी है। मान लीजिए यहाँ पर कवि है, ये पेड़ के नीचे मान लीजिए ये कवि है। ऊपर से क्या गिर रही है, ओस जैसी गिर रही है। बर्फ मतलब ओस समझ सकते हैं अपन, यहाँ बूंदे गिर रही बर्फ की। अब पॉइजनस प्लांट ट्री यानी कि जहरीला जहरीला पौधा है, विद स्मॉल व्हाइट फ्लावर्स, जो सफेद सफेद फूल हैं। क्या है, सफेद सफेद फूल है। रूट यानी कि हेल इन रिग्रेट, जो आत्मग्लानि से भरा हुआ। अगला, थिंकिंग अबाउट द पोएम, इस पोएम के बारे में। दिस पोएम प्रेजेंट अ मोमेंट दैट सीम्स सिंपल, यह जो पोएम है, यह कविता है, प्रेजेंट करती है, प्रस्तुत करती है मोमेंट मतलब क्षण को, दैट सीम्स सिंपल साधारण, बट हैज लार्जर सिग्निफिकेंस, जो कि एक छोटे से शब्द में है, छोटी सी कविता है, लेकिन इसका उद्देश्य बहुत बड़ा है। इसमें लार्जर संदेश बहुत बड़ा छिपा हुआ है। Compare this other quotation. Compare this other quotation from रॉबर्ट फर्स्ट। रॉबर्ट फर्स्ट ने जो लिखा है, अन्य कोटेशन से इसकी तुलना कर सकते हैं। तुलना मतलब कंपैरिजन कर सकते हैं कि ऑलवेज 2 बार लिखा उन्होंने, क्योंकि हमेशा
पर उन्होंने बहुत जोर दिया है। ऑलवेज एंड ऑलवेज, हमेशा और हमेशा, अ लार्जर सिग्निफिकेंस, एक बहुत बड़ा संदेश मिलता है। ए थिंग, ए लिटिल थिंग टच लार्जर थिंग, एक छोटी सी वस्तु टच करती है या छू लेती है लार्जर थिंग, बड़ी से बड़ी वस्तुओं को। एक हिंदी में भी दोहा हमने पढ़ा हुआ है कि रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार, रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार, और जहां काम आवे सुई कहां करी तलवार। तो रहीम जी ने भी इसमें कहा है कि जहां सुई काम आ सकती है वहां तलवार काम नहीं कर सकती है। ऐसा ही यहां पर भी है कि एक छोटा सा कौआ जिसको हम हमेशा गलत समझते हैं, अशुभ समझते हैं, एक पेड़ जिसको अशुभ समझते हैं, लेकिन कवि का उसने मन बदल दिया, कौए ने और उस पेड़ ने। तो अपन किसी को कभी गलत बोल ही नहीं सकते। दैट्स ऑल। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन आता है, इसको आप बहुत आराम से समझेंगे। व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो? डस्ट ऑफ स्नो क्या है? डस्ट ऑफ स्नो क्या है, यानी कि बर्फ की धूल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड? जो पोएट का क्या, पोएट क्या कहता है, चेंज हिज मूड, उसका जो मूड बदलता है, दिमाग बदलता है। तो दिमाग ये तो नहीं निकाल के कोई बदल जाता है, मानसिकता बदलती है, सोच बदलती है, उसके विचार बदलते हैं, याद रखिए। हाउ हैज द पोएट मूड चेंज? और पोएट का मूड कैसे बदल जाता है? तो आंसर हम लिखते हैं, द पहला क्वेश्चन इसमें याद रखिए, पेपर में चूंकि आपके क्वेश्चन एक भी आ सकता है और एक साथ भी आ सकते हैं, इसीलिए हमने यह पूरा अलग अलग लिखा हुआ है। व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो? डस्ट ऑफ स्नो क्या है? द डस्ट ऑफ स्नो रिफर्स टू स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ और फ्लेक्स ऑफ स्नो that fall lightly and gently like dust. डस्ट ऑफ स्नो क्या है? द डस्ट ऑफ स्नो रिफर करता है या बताता है या इंगित करता है टू द स्मॉल पार्टिकल्स, छोटे छोटे टुकड़ों को, फ्लैक छोटे छोटे टुकड़ों को या गुच्छों को, ऑफ स्नो बर्फ के, दैट फॉल लाइटली एंड जेंटली लाइक डस्ट, हल्के हल्के धीमे धीमे स्नोफॉल हो रहे हैं, गिर रहे हैं, लाइक डस्ट, डस्ट के समान। आंसर आपका याद हो चुका है, दो लाइन भी नहीं है उसमें। द डस्ट ऑफ स्नो रिफर टू द स्मॉल पार्टिकल्स, एक चीज याद करना है, स्मॉल पार्टिकल्स, फ्लैक और फ्लैक्स ऑफ स्नो दैट फॉल लाइटली एंड जेंटली लाइक डस्ट, डस्ट के समान गिरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने ये अलग करके रखे हुए हैं आपके लिए कि आपको याद करने में दिक्कत नहीं जाए। व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड? कवि क्या कहता है, पोएट क्या कहता है? डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड, उसका मूड बदलने के लिए, उसकी जो मानसिकता है उसके बदलाव के लिए कवि क्या कहता है? द पोएट सेज दैट द falling of the dust of snow from a hemlock tree. कवि कहता है कि जो फॉल हुई है या फॉल गिरी हुई है, फॉलिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो, स्नो की, बर्फ की डस्ट जो गिरी हुई है, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक पेड़ से, हेमलॉक के पेड़ से, ऑन टू हिम हैज चेंज हिज मूड, उसने मेरा मस्तिष्क यानी कि मेरी मानसिकता बदल दी है। पूरे लेसन में यही है, क्योंकि कवि का व्यवहार बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछता है, हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज? कवि का मूड कैसे चेंज होता है? द पोएट वॉज इन अ सैड मूड,
जो पोएट है, कवि है, उसका मूड सैड रहता है अर्लियर। स्पेलिंग यदि नहीं दिख रही हो आपको तो ई डार्क कलर लेना पड़ेगा। EARLIER, but a small natural incident. The poet was in a sad, जब कवि दुखी था, दुखी मूड था उसका अर्लियर पहले, बट लेकिन स्मॉल नेचुरल इंसिडेंट, जो एक छोटी सी प्राकृतिक घटना होती है, प्राकृतिक घटना इसलिए होती है कि वह कोई करता नहीं है, कौवा करता है, कौवा कोई मनुष्य नहीं है, तो वो प्राकृतिक ही कहलाएगी, प्रकृति द्वारा दी गई चीज प्राकृतिक घटना होती है, नेचुरल इंसिडेंट होता है। मेड हिम फील, उसको फील कराता है, महसूस कराता है, हैप्पीली एंड रिफ्रेश्ड, उसको खुश और रिफ्रेश्ड कराता है। इट सेव्ड हिज डे, रिफ्रेश मतलब तरोताजा, उसको तरोताजा कराता है। इट सेव्ड हिज डे फ्रॉम, उसका दिन बचा लेता है, हिज डे फ्रॉम बीइंग वेस्टेड इन ग्लूम, उसकी जो आत्मग्लानि रहती है, उसकी जो कुंठा रहती है, मन की परेशानी रहती है, उससे बचा लेता है और उसका सारा दिन सही कर देता है। बोले आज तो मेरा मूड बन गया, कोई कहता नहीं तुम देख गए तो मेरा दिन खराब हो जाएगा, लेकिन कौवा को देख के उनका दिन सही हो गया। किसका? कवि का। कौन से कवि का? तुलसीदास जी का नहीं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो आपके इंग्लिश के राइटर हैं इस लेसन के, द डस्ट ऑफ स्नो, याद रखिएगा, डस्ट ऑफ स्नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर? हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम? जो फ्रॉस्ट हैं उन्होंने नेचर को, प्रकृति को इस कविता में कैसे प्रेजेंट किया है, प्रदर्शित किया है, कैसे दिखाया है? किसको? प्रकृति को। किसने? कवि ने। याद रखिए, हाउ डज फ्रॉस्ट, कौन से फ्रॉस्ट हैं ये? आपके पोएम वाले भाई, कौन से? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर, प्रकृति को इन दिस पोएम, इस कविता में। द फॉलोइंग क्वेश्चंस में हेल्प यू टू थिंक ऑफ एन आंसर, इसमें जो नीचे क्वेश्चन दिए जाएंगे वह इसके आपको आंसर देना। द फॉलोइंग क्वेश्चन में हेल्प करेंगे, आपको बताएंगे ऑफ एन आंसर। देखिए पहला तो ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसी का आंसर लिखते हैं अपन। पेपर में आपके इसके नीचे के जो क्वेश्चन है वो हमने अलग कर दिए, याद रखिए। सिर्फ ये क्वेश्चन है, सॉरी, ये क्वेश्चन जो है आपका, इसका आंसर पहले पढ़ते हैं अपन। रॉबर्ट फ्रॉस्ट प्रेजेंट्स नेचर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एक कलर चेंज करना पड़ेगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट प्रेजेंट्स नेचर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट प्रेजेंट करते हैं, हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं नेचर, प्रकृति को, इन अनयूजुअल, अनुपयोगी एंड सरप्राइजिंग, सरप्राइजिंग भी है, वे इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, इससे डस्ट ऑफ स्नो कविता के माध्यम से, वे इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो ही सो हाउ एवन द डार्कर और लेस ब्यूटीफुल, वह शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, हाउ मीन्स कैसे, इवन द की डार्कर जो अंधकार है, अंधकार मतलब जिंदगी का अंधकार, समाज का अंधकार, लेस ब्यूटीफुल यानी कि कम सुंदरता है, एलिमेंट्स ऑफ नेचर प्रकृति के अंग हैं, लाइक अ क्रू जैसे कि कौवा, और हेमलॉक ट्री,
हेमलॉक ट्री प्रकृति की कम खूबसूरत चीजों में से है, बदसूरत भी कह सकते हैं, खराब भी कह सकते हैं, लेकिन प्रकृति की बनाई हुई चीज कोई भी खराब नहीं हो सकती। हर एक चीज का अपनी जगह अपना इस्तेमाल होता है, याद रखिए। Hemlock tree can have a positive impact on our mood and day। केस में जैसे कि कौवा और हेमलॉक ट्री ने कैन बदल सकता है, हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, सकारात्मक प्रभाव छोड़ता है, और मूड एंड डे, उसके मूड में भी और उसके दिन में भी एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत छोटे छोटे आंसर मिलेंगे आपको इनके। What are the birds that are usually named in poem? अक्सर जो हमने कविताएं पढ़ी हैं आज तक, What are the birds are usually named? Usually अक्सर करते हैं, इस्तेमाल करते हैं पोएम्स कविताओं में। Do you think a crow? तो आप पहले कौन कौन सी कविताओं का इस्तेमाल करते हैं? इसका आंसर है इसमें डू यू थिंक, क्या आप सोच सकते हैं, आ क्रो, एक कौवा इज ऑफन, अक्सर मेंशन द पोएम्स, कि अक्सर एक कौवा भी एक पोएम में मेंशन हो सकता है, शामिल हो सकता है। व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड, और आपके माइंड में, मस्तिष्क में क्या इमेज बनती है, क्या छाप बनती है, व्हेन यू थिंक ऑफ आ क्रो, जब आप कौवा के बारे में सोचते हैं। क्वेश्चन आपकी बुक से ही है। पोएट्स यूजुअली मेंशन बर्ड्स, जो पोएट हैं, कवि हैं, यूजुअली यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं मेंशन बर्ड, पक्षी, लाइक जैसे नाइटिंगेल, बुलबुल, और कुक्कू मीन्स कोयल, कोयल और बुलबुल जैसे कवि कल्पना करता है, गीत भी गाता है, तो कोयल सी तेरी बोली, ये तो बहुत से गीत हैं, और नाइटिंगल्स, बुलबुल, एज सिंबल ऑफ ब्यूटी, ये सिंबल हैं, एक संकेत के तौर पर यूज किए जाते हैं, सुंदरता के, और जॉय, प्रसन्नता, यानी कि स्वर कोकिला कहा गया है सरोजनी नायडू को, तो वो सब तारीफ करना है जब किसी की, तो ऐसे ही करते हैं। आ क्रू, एक कौवा इज रेयरली यूज्ड, यहां रेयरली लिखा हुआ है, RARELY, रेयरली यूज्ड बिकॉज, कम यूज होता है, रेयरली मतलब बहुत कम, रेयर मतलब बहुत कम से कम यूज होता है, बिकॉज इट सिंबलाइज सैडनेस और बैड लक, कौवा हमारी सैडनेस, दुख का, और बैड लक, बुरे भाग्य का, यानी कि दुर्भाग्य का संकेतक होता है, द्योतक होता है। बट इन दिस पोएम, लेकिन इस कविता में, फर्स्ट गिव्स द क्रू अ पॉजिटिव रोल, लेकिन इस पोएम में, इस कविता में फर्स्ट ने गिफ्ट दिया है क्रो अ पॉजिटिव रोल, कौवे को एक पॉजिटिव रोल दिया हुआ है, सकारात्मक कार्य उसको दिया गया है, शोविंग दैट इवन एन अनप्लीजेंट बर्ड, की जो अनप्लीजेंट वर्ड है, ना पसंद आने वाला पक्षी है, कैन ब्रिंग अ गुड चेंज, वह एक अच्छा बदलाव भी ला सकता है, कौन, एक कौवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन, व्हाट इज अ हेमलॉक, व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री, व्हाई डजंट, वहां का है ये, doesn't the,
गायब 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 गायब। Doesn't the poet write about a more beautiful tree, such as a maple or an oak or an pine? अगेन ये दोबारा से हम कह सकते हैं व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री के हेमलॉक ट्री क्या है, व्हाट व्हाई डजंट द पोएट राइट कि पोएट ने कवि ने राइट अबाउट अ मोर कि इसके बारे में क्यों नहीं लिखा ब्यूटीफुल ट्री जो और भी सुंदर पेड़ होते हैं। कौन कौन से? अ मेपल, ओक एंड पाइन। देखिए अ हेमलॉक ट्री कवि ने ऐसा क्यों नहीं लिखा? हेमलॉक ट्री जो हेमलॉक ट्री है इज पॉइजनस एंड लिंक्ड विथ सैडनेस। जो पॉइजनस है एक जहरीला है एंड लिंक्ड है जुड़ा हुआ है विद सैडनेस दुख से और डेथ मृत्यु से। फर्स्ट चूजेस इट टू सो जो फर्स्ट है चूज करते हैं इट टू शो के दिखाई दे दैट इवन डार्क और नेगेटिव थिंग्स कैन कि जो डार्क चीज है अंधकार वाली चीज है गलत चीजें हैं नेगेटिव चीजें नकारात्मक चीजें हैं थिंग्स कैन ब्रिंग अ पॉजिटिव चेंजिंग इन आवर मूड यह भी हमारा मूड बदल सकती हैं हमारे दिमाग को बदल सकती हैं हमारी जो गलत भावना है उन सभी को क्या कर सकती हैं बदल सकती हैं। कौन? नेगेटिव चीजें। किसने कहा है? कवि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा एक चीज याद रखिएगा आपको लिखने का ये टाइम ज्यादा हम इसलिए नहीं देते हैं कि वीडियो बड़ा हो जाएगा ज्यादा लंबी वीडियो करने से कोई फायदा नहीं आप इसको बीच का बटन दबा करके पोस्ट करके रोक करके अपना आंसर नोट कर सकते हैं आपका समय आपके अनुसार चल सकता है और वीडियो ज्यादा लंबी भी नहीं होगी यदि आप किसी दिन रिवाइज करना चाहते हैं तो आपको बढ़ाना नहीं पड़ेगा आराम से इसको रिवाइज करें आपकी कोर्स परीक्षाओं के पहले हम पूरा कोर्स कराने का प्रयास करेंगे आपके सारे लेसन कंप्लीट किए जाएंगे याद रखिए आपके अनसीन पैसेज आपके एप्लीकेशन निबंध और लेटर्स वगैरह जो भी है पूरी ग्रामर सभी कराई जाएगी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कोर्स आपके वीडियोस आते रहेंगे आप यदि इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें आपके कमेंट से हम अपने और वीडियो बढ़ाते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डू द क्रो चेंज व्हाट डू द क्रो कौवा क्या करता है एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट हेमलॉक का जो पेड़ है यानी कि धतूरा का मान लीजिए कि जो पेड़ है ये और कौवा है क्या रिप्रेजेंट करता है किसके लिए होता है किस चीज का संकेतक है जॉय और सॉरो प्रसन्नता या दुख का। व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो जो डस्ट ऑफ स्नो है जो डस्ट है धूल है बर्फ की दैट द क्रो शेक क्रो हिलाता है शेक करता है ऑफ अ हेमलॉक ट्रीज स्टैंड ऑफ वहां पर रुक करके। इसका आंसर हमने बहुत छोटा ही लिखा है आपके लिए द क्रो एंड हेमलॉक यूजुअली जो क्रो और हेमलॉक है कौवा और हेमलॉक का पेड़ है यूजुअली अक्सर यूज होता है सिंबलाइज सैडनेस दुख के द्योतक के रूप में दुख के संकेतक के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाता है और अथवा नेगेटिविटी नकारात्मकता के रूप में बट लेकिन इन द पोएम लेकिन इस कविता में दे कॉज्ड अ स्मॉल इवेंट वे कारण बनते हैं एक स्मॉल इवेंट एक छोटी सी घटना द डस्ट ऑफ स्नो डस्ट ऑफ स्नो है बर्फ की धूल है विच चेंजेस द पोएट्स जो चेंज करती है पोएट्स मूड कवि का मूड इट सो
हाउ अ स्मॉल मूवमेंट ऑफ होप कैन चेंज आवर आउटलुक, कि शो करती, प्रदर्शित करती है हाउ अ स्मॉल मूवमेंट, एक छोटा सा मूवमेंट है, छोटी सी घटना ऑफ होप, हमारी आशा की, कैन चेंज कर सकती है, बदल सकती है आवर आउटलुक, हमारी मानसिकता को या हमारे बाहरी व्यवहार को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हैव देयर बीन टाइम्स व्हेन यू फेल्ट डिप्रेस्ड, हैव देयर बीन टाइम्स, ऐसा भी कभी समय आया है, जैसे ये बच्ची खड़ी हुई है, मान लीजिए यहां पर, मान लीजिए कभी खड़े थे, इस प्रकार से पेड़ था, ऊपर ये डस्ट ही गिरती हुई दिख रही है आपको, ये बर्फ के पहाड़ लगे हुए हैं, आप इसलिए आपके लिए इस बैकग्राउंड में हमने ये पेज लगाया है। When you felt depressed, कभी आप डिप्रेस्ड हुए या होपलेस, निराश, have you experienced, क्या आपके पास कोई अनुभव है, a similar moments that changed your mood that day, दिन में आपका मूड बदल गया हो, आपके साथ ऐसी कोई घटना घटी है जब आप बहुत परेशान या उदास बैठे हुए हैं, अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है कि आप मुस्कुरा देते हैं, हंसने लगते हैं, मन आपका हल्का हो जाता है, सही हो जाता है, थोड़ी देर के लिए ही सही। तो देखते हैं, बहुत प्यारा आंसर, यस, जी हां, मेरे साथ यह घटना घटी है जब पिछली परीक्षा में या टेस्ट में मेरे अंक कम आए थे। अक्सर ऐसा होता है, तो घर का एक छोटा बच्चा, आपके भाई बहन हो सकते हैं, कजिन्स भी हो सकते हैं, छोटा सा बच्चा कुछ टॉफी खा रहा होता है, वह हमें खाने को दे देता है, जब वह दे देता है तो हम उसको देखकर, उसका स्नेह देखकर खुश हो जाते हैं, हम लेते नहीं तो वह जबरदस्ती लेकर के हमारे मुंह में रख देता है, तो हमारा मन उस समय बिल्कुल बदल जाता है। ऐसी कुछ आंसर इसमें लिखते हैं अपन, यस आई हैव फेल्ट सैड, मैं दुखित था, सम टाइम, कुछ समय के लिए, लाइक व्हेन आई गॉट लो मार्क्स, जब मुझे कम नंबर आए हुए थे, कम अंक प्राप्त हुए थे, इन टेस्ट में, वंस, एक बार, आ स्मॉल चाइल्ड, हमारे घर का एक छोटा सा बच्चा, गिव मी अ चॉकलेट, एक चॉकलेट देता है, विद अ स्माइल, मुस्कुराते हुए, दैट स्मॉल एक्ट, यह छोटी सी घटना, मेड मी फील बेटर, मुझे बेहतर बना देती है, मेरी मानसिकता सही कर देती है, जस्ट लाइक द पोएट्स मूड, कवि का मूड जैसे बदला हुआ था, इस प्रकार लाइक द पोएट्स मूड, कवि के मूड की तरह मेरा भी मूड बदल जाता है, चेंज इन द पोएम, इस कविता की, जैसे कविता में कवि का मन बदलता है, वैसे ही मेरा मन बदल जाता है। ये आंसर भी आपका पूरा हुआ, इसके साथ ही आपका ये लेसन कंप्लीट होता है, द डस्ट ऑफ स्नो। प्रसन्न रहिए, खुश रहिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। हमसे जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।